गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको 13 नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रमेय एग्जाम्पल समझाए थे वीडियो के द्वारा, और अब मैं आपको 11.2 नंबर एक्सरसाइज की सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि 11.1 है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी प्रमेय है। इस प्रमेय पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। प्रमेय भी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन एक बात आप याद रखें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये लो भैया, हमने एक त्रिभुज बना लिया, नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी आपके पास भुजाएं 3 हैं, इन 3 में से किसी एक के समांतर आप रेखा खींचोगे। मैं तीनों की बता देता हूं एक बार। यदि आप ए बी के समांतर रेखा खींचना चाहते हो तो वो रेखा इस प्रकार यूं आएगी। अगर आप AC के समांतर रेखा खींचना चाहते हो तो वो रेखा इस प्रकार आएगी, और अगर आप BC के समांतर रेखा खींचोगे वो इस प्रकार की रेखा आएगी। इसको नाम दे दो ABC, तो त्रिभुज का नाम हो गया, और D और E नाम दे दो अपने इस समांतर रेखा को। अब जो हमने डायग्राम के अंदर बनाया है वो हमें दिया गया है, तो हम पहला नंबर पॉइंट क्या लेंगे, दिया है। दिया है, हमें दिया क्या है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में DE किसके समांतर है, BC के। क्या दिया है, DE समांतर किसके है, BC के। नेक्स्ट, दिया है के बाद मैंने आपको बता रखा है कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या रहता है, सिद्ध करना। हमें सिद्ध क्या करना है, ये कह रहा है कि जो ये रेखा इन शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इनका अनुपात आपस में क्या होता है, समान होता है या बराबर होता है। तो हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमें सिद्ध करना है, यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है रचना। रचना के अंदर हम क्या करेंगे, B को E से मिलाएंगे और D को C से मिलाएंगे। 2 काम हो गया। उसके बाद D से भुजा किस पे, AC पे लंब खींचेंगे, और E से भुजा इस पे लंब खींच देंगे। ये लो भैया, हमने लंब खींच दिया, ये लो। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ABC तो हमारा त्रिभुज का नाम हो गया, DE समांतर आ गई, तो इसको दे दो F, इसको दे दो G। ओके, इसी के साथ हमारा डायग्राम कंप्लीट। प्रमेय के अंदर अगर आप डायग्राम विद नेम कंप्लीट कर देते हो तो आपको 1 नंबर डायग्राम का मिलता है। कितना, 1 नंबर डायग्राम का मिलता है। तो रचना के अंदर हम क्या लिखेंगे, B को E से मिलाया, तो क्या लिखेंगे, B को E से तथा C को D से, C को D से मिलाया। क्या किया हमने, इन दोनों को आपस में मिलाया है, तथा हमने लंब खींचा गया। तो DF लंब किस पे, AC भुजा पे, और EG
लंब किस पे है? ए बी भुजा पे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास में आता है परिणाम। परिणाम के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो ध्यान से देख लो। मेरे को सिद्ध क्या करना है वो देखो। सबसे पहले मेरे को सिद्ध करना है इन भुजाओं का अनुपात। तो मैं दो ये आधार बनेंगे, एक बार इस त्रिभुज को लूंगा मैं तो ए डी ई आएगा, एक बार मैं इसी भुजा पर बने हुए त्रिभुज को लूंगा तो बी ई डी लूंगा। इन दोनों का जो लंब है वो क्या बनेगा? ईजी बनेगा। तो लिखो आप त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मेरे पास में यहाँ क्या आ जाएगा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार मेरे पास में क्या है? त्रिभुज कौन सा लिया है? ए डी ई, यहाँ नाम लिख दो चाहिए आप। त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। इन दोनों में आधार ए डी ई के अंदर अपन आधार क्या लेंगे? ए डी, तो ऊंचाई मेरे पास में क्या आ जाएगी? ईजी। समीकरण नंबर क्या रहेगी? 1। अब कोई बच्चा कहता है कि सर अगर कोई चीज याद नहीं रहती है तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिद्ध करना है, उसको याद रखना पड़ेगा। आपके पास सिद्ध करने के अंदर आपके पास नाम आ रहे हैं 4, तो आपको ये याद रखना है कि मेरे को 4 बार त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और चारों बार मेरे को आधार क्या क्या लेना है? एक बार आधार ये लेना है, एक बार आधार ये बनेगा, एक बार आधार ये बनेगा, एक बार आधार ये बनेगा। इस पॉइंट से आप इसको याद रख सकते हो। ऊंचाई आपके पास 2 है, एक बार ऊंचाई इजी बनेगी और एक बार क्या बन जाएगी? डी है। जब आप इस तरफ के आधार लोगे तो ऊंचाई इजी रहेगी, इस तरफ के जो आधार लोगे तो ऊंचाई क्या रह जाएगी? डी एफ रह जाएगी। बस इतना ही है, और कोई विशेष बात है ही नहीं। समीकरण नंबर 1 बन गई। दूसरी समीकरण के लिए लिखो त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार। अब बी डी ई के अंदर आधार क्या रहेगा? बी डी। वैसे आप चाहे बी डी लिखो चाहे डी बी लिखो, एक ही बात है। तो क्या रह जाएगा? डी बी इंटू ऊंचाई क्या रहेगी? इजी। ये लो इजी। समीकरण नंबर कितने बन गई? 2। अब मेरे को तो क्या चाहिए कि एडी के बटे में डीवी चाहिए, तो मैं समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे दूंगा। क्या करूंगा? समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग लगा दूंगा। तो ये लो भैया, मैंने कहा समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, ये लिख दिया, भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर जब मैं भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, यहां जब हम भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इजी से इजी कट जाएगा, आपके पास में एडी बटा डीबी बच जाएगा। तो ये लिखा मैंने एडी बटा डीबी। क्या लिखा मैंने? एडी बटा डीबी। और समीकरण नंबर कितनी बन गई? 3। बस ये जो 3 समीकरण बनाई है हमने, इसी प्रकार इधर वाले की बना लो और प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। अब उसके लिए
नेक्स्ट, अब हमारे को त्रिभुज कौन सा लेना है? पुनः त्रिभुज ADE में लिखो, पुनः है त्रिभुज ADE में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इसके अंदर आधार इस बार क्या बन जाएगा? AE। तो मेरे पास में आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AE इंटू, इस बार मेरे को ऊंचाई कौन सी लेनी है वो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आधार मैंने इस तरफ का लिया है, इसलिए ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? DF हो जाएगी। तो ये लिया मैंने DF। तो ये समीकरण नंबर कितने बन गए मेरी? 4। इसी प्रकार CED एक त्रिभुज और लेना है आपको, तो लिखो त्रिभुज CED में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। वैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किताब में दे रखी है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट के अकॉर्डिंग दे रखी है। आपको फॉर्मूला भी लिखना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इसका क्या रहेगा? EC। क्या रहेगा? EC इंटू इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी? DF। और ये समीकरण नंबर मेरे पास में कौन सी बन गई? 5। बोलो समझ में आया नहीं आया? यानी मैंने आपको बताया था कि अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बार लगाना है। एक बार यहां लगाया तो 1 नंबर समीकरण बन गई, दूसरी बार यहां लगाया तो 2 नंबर समीकरण बन गई, दोनों को आपस में भाग दिया तो इस तरफ तो ये दोनों आपस में बटे में आ जाएंगे, यहाँ 1/2 से 1/2 कट गया, EG से EG कैंसिल, AD/D भी आ गया। ऐसा ही काम हम उधर करेंगे, तो हम समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर, हिंदी लिखनी जरूरी है, भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज CED और ADE। पहले कौन सा नाम है वो भी देख लो, AE है, AE के लिए आप ADE लोगे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर में, जो कट गया उसको हटा दो, यहाँ भी वही सिस्टम रहेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DF से DF कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में? AE/EC। AE/EC ये हो गए समीकरण नंबर 6। अब 6 नंबर समीकरण और 3 नंबर समीकरण को यदि मैं बराबर कर देता हूं तो मेरा सॉल्यूशन आ जाता है। ये तो सिद्ध करना था मेरे को, लेकिन बराबर करने के लिए मेरे को तुलना करनी पड़ेगी। भी 3 नंबर समीकरण की 4 नंबर समीकरण से तुलना करूंगा। अब तुलना करूंगा तो तुलना के अंदर मेरे को इस तरफ का भाग बराबर मिलना चाहिए, जबकि बराबर नहीं है। क्या नहीं है कि ADE, ये तो ADE मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ देखो BDE और यहाँ क्या है? CED है, तो यहाँ त्रिभुज अलग अलग है, ये तो एक ही त्रिभुज का नाम चल रहा है। यहाँ त्रिभुज एक बार ये लिया और एक बार ये लिया है। तो 9th क्लास के अंदर आपके प्रमेय थी कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं या वो उनका क्षेत्रफल समान होता है। ये 9th क्लास में थी। तो हम लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ये कौन कौन सा है? BDE और CED
क्योंकि त्रिभुज BDE व त्रिभुज CED एक ही आधार का मतलब इस त्रिभुज का आधार भी यही है और इस त्रिभुज का आधार भी ये माना जा रहा है। तो एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं, है ना। तो त्रिभुज BDE CED एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने, इसलिए इनका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, समान होगा, के मध्य बने हैं, अतः इनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के। ये लो समीकरण नंबर कितनी बन गई, 7। ओके, अब हम लिख देंगे 3 नंबर, 7 नंबर और कौन सी, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। इन तीनों समीकरणों से अगर हम सरल करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, इससे तो ये भाग बराबर बन जाता है और ये दोनों भाग आपस में बराबर बन जाएंगे, तो ये दोनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः समीकरण 3, 6 व 7 से हमारे पास क्या आ जाएगा, AD बटा DB किसके बराबर आ जाएगा, AE बटा EC के, और ये हमारा इतनी सिद्धम हो जाएगा। वैसे आप इसका मान भी रख सकते हो, अगर आप ये यहाँ से हटाओगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, तो AD बटा BD बराबर हो जाएगा। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि इन तीनों समीकरणों से हमारा ये परिणाम मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर कभी कभार हमारे को क्या है कि पूरी भुजा का मान दिया जाता है, तो इसके अंदर हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि हमें अभी तो किया है AD बटा DB AE बटा EC के बराबर है, लेकिन हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटा AD और AC बटा AE भी आपस में बराबर होता है। उसके बाद AB बटा BD और AC बटा EC भी बराबर होता है। ये तीनों भाग हमें याद रखने बहुत ही जरूरी है, तीनों में से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर प्रमेय समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को वापस मैसेज कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।